हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य के बारे में जो है, मुगल शासकों के बारे में हमने देख लिया है। आज हम उनकी नीतियों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये है ना अकबर द्वारा विजित क्षेत्र हैं। जैसे देखिए, श्रीनगर हो गया, कश्मीर को जीता था 1586 में, ठीक है। चित्तौड़ 1568 में, गुजरात 1572 में, ठीक है। और जो है देखिए, दो इम्पॉर्टेंट साउथ के हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। तो बीजापुर जो है 1685 में और गोलकुंडा जो है 1687 में जीता था। इधर साइड देखिए, बंगाल को 1574 में। तो ये चीज़ें आपको ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, रणथंभौर हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया। तो ये जो आपको सन है, इनके याद होने चाहिए विजित क्षेत्र के, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मुगल साम्राज्य चूँकि पूर्णतः केंद्रीकृत था, यानी कि बादशाह की शक्ति बहुत असीम होती थी, ठीक है। बादशाह जो होता था ना, वो राज्य का प्रमुख संचालक या फिर कह लीजिए प्रधान सेनापति या फिर कह लीजिए न्याय का प्रमुख स्रोत था। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद तो होनी ही है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के लिए ना विजारत शब्द का प्रयोग होता था। अब देखिए, ये जो मुगल होते थे ना, वे ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि मुगलों के जो बच्चे होते थे, जैसे मुगल हुए, ठीक है, मुगल शासक बाबर हुआ, बाबर का ज्येष्ठ पुत्र, अब जैसे जो भी होगा, वैसे तो हुमायूं बना था, लेकिन उसमें ये लोग विश्वास नहीं करते थे। यानी कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, इसमें विश्वास नहीं करते थे। अब इसके विपरीत किस पे विश्वास करते थे, ये भी हमें पता होने चाहिए। देखिए, उत्तराधिकार में ना ये सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें क्या था ना, इसमें क्या था ये भी जान लीजिए। इस प्रथा में उत्तराधिकार का विभाजन जो होता था ना, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब जैसे कि आपको जैसे बाबर के बारे में मैंने बताया है पिछले पार्ट में, कि बाबर के दिशा निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने सभी भाइयों में राजशाह का जो है उत्तराधिकार का बंटवारा किया था। आपको याद है ना। और देखिए, जो है तालिका 1 में हमने देखा था विभिन्न जो है मुगल राजकुमारों को विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर भी किया हमने। अब ये है, आगे देखते हैं हम उनकी व्यवस्थाओं के बारे में, यानी कि मुगलों और अन्य शासकों के साथ उनके संबंध के बारे में। अच्छा, हमने जो है तालिका 1 में जब हमने जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देखिए हमने तालिका 1 में बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीज़ें सारे के बारे में पढ़ा है ना। हमने उसमें ये देखा कि देखिए, जो मुगल शासक के विरुद्ध लगातार अभियान किए, उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो विद्रोह होते रहे। और जब मुगल जो है शक्तिशाली हो गए ना, तो कई ऐसे अन्य शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका बहुत भली भांति उदाहरण है। आपने जो है जोधा अकबर जो है सीरियल देखा ही होगा, मेरा भी फेवरेट सीरियल था, मैं भी देखती थी। अब देखिए, जोधा बाई किस घराने से थी, राजपूत घराने से ही थी। अब उनका विवाह अकबर के साथ हुआ, तो देखिए अनेकों ने ना मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, और कईयों ने जो है विरोध भी किया। ये भी चीज़ हम देखे हैं। अगर मैं बात करूं मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत की, तो सिसोदिया राजपूत जो है लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने का इनकार करते रहे। यानी कि जो है, जब वे हारे ना, तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें, यानी कि वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। तो पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ना, मुगल जो है भारत के अनेक शासकों और सरदारों पे अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यानी कि देखिए, उन्हें पराजित भी कर दिया और सम्मान पूर्वक उनका वतन उनको वापस भी कर दिया। क्या बात है ना। और इसीलिए मुगलों का जो है प्रभुत्व बढ़ गया, ठीक है, सरदारों में अपना प्रभाव बढ़ा पाए वो। लेकिन इस संतुलन को ना हमेशा बरकरार रखना कठिन था, ठीक है। अगर हम तालिका 1 पे फिर से गौर करें, तो जब शिवाजी, याद है आपको शिवाजी, है ना, मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए आए, तो औरंगजेब ने क्या किया, उनका अपमान किया, ठीक है। और इस अपमान का परिणाम हुआ मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और कई ऐसे युद्ध हुए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार के बारे में। अब देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए ना,
विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाने लग गया, वैसे वैसे मुगलों ने जो है तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। अब देखिए, शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार जो थे वो तुर्की थे, लेकिन अब जो है इस छोटे समूह के साथ साथ ना उन्होंने शासन वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और जो है अन्य समूह को भी सम्मिलित किया। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो है मनसबदार कहलाए। अब देखिए, अब इस मनसब की व्यवस्था के मैं आपको उद्देश्य अगर बताऊं, नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला इसका उद्देश्य था राज्य को सैन्य दृष्टि से सशक्त बनाना, यानी कि शक्तिशाली बनाना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था विरोधी भावनाओं को कम करना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था एक वर्ग जो है विशेष वर्ग को राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उन्हें राज्य का अंग बनाना। चौथा उद्देश्य ये था ना कि राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा स्थापित करना। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इस मनसब की विशेषताओं के बारे में ना, तो बहुत सारी इसकी ऐसी विशेषताएं थी जो राज्य की शक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत प्रमुख विशेषताएं साबित हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, ठीक है, सबसे पहली विशेषता देखिए, यह बेसिकली जो है एक मध्य एशियाई विशेषता थी जिसके प्रणेता चंगेज खां था। ध्यान रखेंगे, चंगेज खां था इसका प्रणेता। ठीक है, तो ये ना एक स्तरीय व्यवस्था थी, यानी कि जिसके अंतर्गत अधिकारियों को दशमलव प्रणाली के अनुसार पद प्रदान किए जाते थे। तो यह ना विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी और जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर क्रिएट हो जा रहा है, मनसबदारी व्यवस्था किसने लाई? किसने लाई? अकबर ने। ठीक है, अकबर द्वारा किया गया और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए। तो हम संशोधनों को देखेंगे बाद में, अभी हम मात्र विशेषताओं के बारे में ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता क्या थी मनसबदारी की? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत ना वंशानुगत मनसबदारों की नियुक्ति की गई। वंशानुगत यानी कि वंश दर वंश। ठीक है, और पदोन्नति, उनका निलंबन यानी कि सस्पेंड जो है प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता था? सम्राट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये जो व्यवस्था थी ना, ये वंशागुप्त नहीं थी, बल्कि सम्राट द्वारा इनके अधिकारों और सीमाओं की ना परिवर्तन किया जाता था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो ये जो व्यवस्था थी ना, ये सार्वजनिक व्यवस्था थी, यानी कि व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत गुणों और साम्राज्य के प्रति निष्ठा के आधार पर मनसब प्राप्त कर सकता था। यदि वो योग्य है, निष्ठावान है, उसके अंदर ऐसे गुण है कि वो मनसबदारी जो है प्राप्त कर पाए, तो उसे मनसब प्राप्त हो सकता था। ये चीज़ बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। चौथा विशेषता ये है कि मनसब जो है ना, कोई पदवी या फिर पद संज्ञा नहीं थी, बल्कि जो है इससे प्रशासनिक सेवा में जो है किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी ना, इसमें 1595 में, ध्यान रखेंगे, 1595 में कुछ परिवर्तन लाया गया। वैसे तो मनसबदार जिनका पद जो है सवार पद जात पद के बराबर था, वैसे मनसबदार जिनका सवार पद जात से आधा या उनसे अधिक था, और वैसे मनसबदार जिनका सवार पद जात पद के आधे से भी कम था ना, उनको जो है वर्गीकृत किया गया, 3 पार्टों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। छठी विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो इन सब मनसबदारी व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया ना, पुनः 3 वर्गों में बांटा गया। देखिए, मैं बताऊं, 500 या इससे कम वाले जो मनसबदार थे, मनसबदार कहलाते थे, और 500 से ना 2500 तक के जो है मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, और 2500 से ऊपर वालों को मनसबदारों को उमरा कहा जाता था। तो पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि 2500 से अधिक मनसबदार को क्या कहा जाता था? उमरा। 500 से 2500 तक के मनसबदारों को क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं बात करूं, अगर 5000 के ऊपर जिनके पास मनसब होता था ना, वो पद जो थे राजकुमारों के लिए आरक्षित थे। ठीक है, वो पद राजकुमारों के लिए जो है आरक्षित थे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर मैं अगली विशेषता के बारे में आपको बताऊं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। देखिए, ये जो व्यवस्था थी ना मनसब की, इसके अंतर्गत दाग और चेहरा प्रचलन हुआ। दाग और चेहरा का प्रचलन कैसे? ये शाही अधिकारियों के पद श्रेणी से निश्चित हुए। अब देखिए, दाग और चेहरा प्रथा जो थी ना,
इसके अंतर्गत सैनिक का हुलिया दर्ज होता था, घोड़ों को विशेष चिन्ह से चिन्हित किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगली विशेषता के बारे में अगर मैं बात करूं तो नकद वेतन, ध्यान रखेंगे, नगद वेतन धारक नकदी कहलाते थे और तनख्वाह के रूप में जिसे जागीर दी जाती थी ना, उसे जागीरे तनख्वाह कहा जाता था। तो मनसबदारों के वेतन में कटौती का भी उल्लेख मिलता है, तो इसे जो है दो दामी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दो दामी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बुक में क्या लिखा है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होना था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। ठीक है, तो यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर द्वारा चलाई गई थी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा जो है उसमें संशोधनों के द्वारा ये व्यवस्था चलाई गई। ठीक है, तो जिसके जरिए ना पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या निर्धारित किए जाते थे? पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। तो पद और वेतन का निर्धारण जो है जात की संख्या पर निर्भर करता था। तो जात की संख्या ना जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती थी। अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे ना, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने होते थे। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि घोड़ों में जो है हुलिया यानी कि घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी चलाई गई थी इस मनसबदारी के तहत, है ना। तो मनसबदार जो होते थे ना, अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, यानी कि जो है ऐसा कुछ चिन्हित किया जाता था जिससे वो पहचान में आ जाएं, है ना, और सैनिकों के पंजीकरण करवाते थे। तो इसे कहा जाता है, जो क्या कहा जाता है? दाग और चेहरा प्रचलन। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और इसके बाद उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, अब देखिए, मनसबदार जो होते थे ना, वो अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? जागीर। क्या कहा जाता था? जागीर। ठीक है, और जागीर की अगर मैं विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहली विशेषता थी ना जागीर, ये व्यवस्था जो थी मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ी थी। एज यूजुअल है, मनसब है, मनसब को जो है जागीर के रूप में राजस्व मिल रहा है, तो मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीर दिए जाने की व्यवस्था का उदय हुआ। क्या हुआ? मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीर दिए जाने की व्यवस्था का उदय हुआ। वैसे मनसबदार ना जिन्हें वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी तो जागीरदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जागीरदार कहलाते थे। तो मुगलकालीन जागीरदारी जो होती थी ना, एकता की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा विशुद्ध रूप से केवल भू राजस्व को सौंपना मात्र ही था। ठीक है, यह कभी भी निश्चित क्षेत्रीय इकाई नहीं थी, ध्यान रखेंगे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ना एक निश्चित भूभाग का जमा जो है सुनिश्चित किया जाता था और उस क्षेत्र की जमा दामी तैयार की जाती थी, यानी कि इस प्रकार राजस्व निर्धारण को जमा कहा जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो भी उसमें मनसबदार होते थे उन्हें जो है राजस्व के रूप में जागीर दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं जागीर की ना, तो जागीर कोई सुनिश्चित इकाई नहीं थी। जागीरदारों को जो अधिकार मिले थे वे स्थायी नहीं थे। ठीक है, उनका स्थानांतरण भी होता था। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ना, ये आनुवंशिक नहीं होती थी। आनुवंशिक यानी कि जैसे आपको मिली, फिर आपके बेटे को मिली, फिर उनके बेटे को मिली, ये आनुवंशिक नहीं थी। लेकिन व्यवहार में जागीरदारों को पुत्रों को जो है प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत ना जागीरदार सिर्फ उन्हीं करों को वसूल कर सकते थे जिन करों की वसूली का अधिकार उन्हें दिया गया हो। ये चीज़ ध्यान रखोगे। और इस व्यवस्था की देखरेख के लिए ना शाही अधिकारी नियुक्त होते थे और वे स्थानीय प्रशासन में भी मदद करते थे। अब देखिए क्या हुआ ना, जैसे जैसे ये जागीरदारी प्रथा जो है बढ़ने लग गई, तो ये जो जागीरदार होते थे ना, ये शक्तिशाली होते गए। और मैं बात करूँ अगर औरंगजेब के काल में, तो औरंगजेब के काल तक ना ये एक फौजी शक्ति बन गए। ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा इनकी शक्ति बढ़ गई। तो जागीरदारी जो है, इनके स्थानांतरण और जागीरदारों के स्थानीय संबंधों से ना पूर्व पृथक्करण ने कृषक वर्ग का अत्यधिक शोषण किया। अब जाहिर सी बात है, आप अगर जागीरदारों को इतनी ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड कर दोगे तो वो किसानों का शोषण करेंगे ही करेंगे राजस्व वसूलने के लिए। तो अत्यधिक शोषण और असंतोष ने ना कृषकों को सम्राट के विरोध में विद्रोह करने के लिए उत्तेजित किया। अब जैसे मैं बात करूं अगर जाटों की, सिखों की, सतनामियों की, इनके द्वारा ऐसे ही विद्रोह किए गए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना।
अच्छा, ये जो मनसबदार होते थे ना, ये मुक्तियों से भिन्न यानी कि अपने जागीरों में नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं जो होते थे ना, देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अकबर के शासनकाल की अगर मैं बात करूँ तो अकबर के शासनकाल में ना इन जागीर को का जो है सावधानी पूर्वक आकलन किया गया, ताकि क्या हो, ताकि इनका राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो औरंगजेब के शासनकाल में मैंने अभी बताया ना कि पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई, जागीरदार जो है वो फौजी शक्ति बन गए, इनकी शक्तियाँ जो है बहुत शक्तिशाली हो गए, है ना। तो यही चीज़ इसमें भी बता रहा है कि अब प्राप्त राजस्व जो है मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, ठीक है। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है, और जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर कोशिश करते थे कि वे जो है जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने ना इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, थोड़ा समय इसके जो है महत्व के बारे में बात कर लेती हूँ, मनसब और मनसब या फिर कह लीजिए जागीरदारी व्यवस्था के। देखिए, इसका सबसे पहला महत्व ये हुआ ना कि राज्य का एकीकरण संभव हो सका, ठीक है। इसी के माध्यम से तो राज्य का एकीकरण संभव हो सका। दूसरा, अगर महत्व की बात करें तो भू राजस्व का वितरण हो पाया। तीसरा, राजस्व तंत्र के तहत जागीरदार वर्ग का जो है सृजन हुआ, उदय हुआ, ठीक है। जब तक मनसबदारी प्रथा नहीं थी तब तक तो जागीरदार थे नहीं, तो इसी व्यवस्था के कारण जागीरदार वर्ग का सृजन हुआ, ठीक है। चौथा महत्व ये है कि भूमि से जुड़े लोगों यानी कि कह लीजिए किसानों से सीधा संबंध बन सका, ठीक है। पांचवा महत्व ये है कि एक सक्षम, संगठित और निष्ठावान वर्ग का सृजन हुआ, ठीक है। बहुत ही योगी होते थे ये जो मनसब होते थे, है ना। छठी चीज, सैन्य शक्ति और साम्राज्य का विस्तार हो सका। और सातवां आखिरी महत्व मैं बता रही हूँ, अलगाववादी शक्ति का दमन कर साम्राज्य की जड़ें मजबूत की जा सके। अब ये कह लीजिए कि मनसब जो थे इनके महत्व भी हमने देखी, विशेषताएं। अब इनकी ना कुछ सीमाएं भी थी, तो सीमाओं को भी हम देख लेते हैं, उनको क्यों छोड़े हम, ठीक है। तो बात करते हैं अब सीमाओं के बारे में। ये देखिए, ये मनसब को मैंने आपको इसलिए डिटेल में पढ़ाया है कि मनसब के बारे में ना, मनसबदारी के बारे में हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ एग्जाम में जो है पूछा ही पूछा जाता है। तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पहली सीमा की, ये देखिए, मनसबदार जो होते थे ना, मनसबदार द्वारा सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी, तो सैनिकों की निष्ठा मनसबदार के प्रति होती थी, ना कि राज्य और राजा के प्रति, ठीक है। ये सीमा हो गई। दूसरी सीमा, इस व्यवस्था के संचालन के लिए ना कोई केंद्रीय संगठन तो था नहीं, तो यह व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरी सीमा की अगर मैं बात करूं तो हस्तांतरण व्यवस्था यानी कि ट्रांसफर प्रोसेस के कारण मनसबदार जो होते थे ना, दीर्घकालीन हित भूमि से नहीं जुड़ पाते थे। उनका डे बाय डे जो है यानी कि कह लीजिए महीने भर यहाँ काम किया, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चले गए, फिर ट्रांसफ़र हो तीसरी जगह चले गए, तो क्या होता था, इससे दीर्घकालीन भूमि से जो है नहीं जुड़ पाते थे हित से, है ना। ये चीज़ है। चौथी सीमा ये थी ना कि इस व्यवस्था में फेरबदल के कारण ना साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हुई और अपनी ये पतन की ओर अग्रसर हुआ, यानी कि खात्मे की ओर अग्रसर हुआ। तो जमींदार अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होते गए और उनके जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और जो है और क्या हुआ, और उसमें ना अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने की चाह होती थी जागीरों में। अब भाई जागीरदारों को शक्ति दे दोगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण करेंगे, ठीक है। कृषकों को जो है अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे, अर्थव्यवस्था की मार होगी, वित्तीय कठिनाई झेलनी पड़ेगी। आज क्या होता है, आप ये देखो कि आज जो है गवर्नमेंट पैसा बहुत पास करती है जनता के लिए, लेकिन ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं ना, बीच के बिचौलिए पैसे खाने का काम करते हैं। और वही चीज़ चल रही थी उस समय जागीरदारों के बीच, ठीक है। जागीरदार जो थे ना वो खुद शक्तिशाली बनने का जो है चेष्टा कर रहे थे, तो इसी बीच जो है विद्रोह की भावनाएं भी बढ़ी किसानों में, जाटों में, सिखों में, है ना, सतनामियों में। तो ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, अब बात करते हैं जब्त और जमींदार, ठीक है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन आप सभी को पता है कि किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ठीक है। तो अधिकतर स्थानों पर ना किसान जो होते थे ग्रामीण कुलीन या फिर कह लीजिए मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे।
ठीक है। तो समस्त मध्यस्थों के लिए, यानी कि जो इमीडिएटर होते थे, जो समझ लीजिए किसानों से राजस्व लेकर राजा तक पहुंचाते थे, तो इन्हें जो है मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ कहा जाता था। तो मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अब देखिए, मुगल काल में मैं आपको बता दी कि मुगल काल में जमींदार वे भूस्वामी होते थे जिन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूलने की ना वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था। यानी कि जमींदार जो है अपनी जमींदारी का वंशानुगत अधिकारी होने के बावजूद ना भूमि का मालिक नहीं था। ये चीज ध्यान रखेंगे। किसान जब तक नियमित भू राजस्व अदा करता था ना, तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो जमींदार को मुगल काल में देशमुख, पाटिल और नायक आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं शाहजहां के शासनकाल में, तो शाहजहां ने ना ठेकेदारी प्रथा का जो है प्रचलन किया था। ठीक है। और भू राजस्व की वसूली के लिए जमींदारों को राजस्व का एक हिस्सा जो होता था ना, कमीशन के रूप में जो है प्राप्त होता था। ठीक है। तो जो राजस्व का 10% से लेकर 25% तक हो सकता था। ठीक है। तो जमींदारी और जमींदारी में प्रमुख अंतर होता था। ठीक है। और देखिए जागीरदारी मैं बताना चाह रही थी। देखिए, जागीरदारी जो होती थी वो हस्तांतरित होती थी, जबकि ये जमींदारी जो होती थी ना, ये स्थायी होती थी, यानी कि पुश्तैनी हक होता था इसमें। क्या बताया मैंने? हमने जागीरदारी पढ़ी, तो जागीरदारी जो तो होती थी वो हस्तांतरित होती थी, और लेकिन ये जमींदारी जो होती थी वो स्थायी यानी कि पुश्तैनी हक होता था इसमें। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अकबर के शासनकाल में, तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये जो थे ना, ये 24वें वर्ष यानी कि अकबर के शासन के 24वें वर्ष आईने दहशाला, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। टोडरमल ने अकबर के शासन के 24वें वर्ष में आईने दहशाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की, जिसमें जो है मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया। तो क्या बताया मैंने आपको कि अकबर के शासन काल में 24वें वर्ष टोडरमल द्वारा आईने दहशाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की गई, और ये जो है इस मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान हुआ। ठीक है। और इसके वास्तविक प्रणेता कौन हुए? टोडरमल हुए, और इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोडरमल बंदोबस्त। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत ना मैं आपको पूरा जो है डेटा बताने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे आपको बहुत भली भांति समझ में आए, क्योंकि एग्जाम में आता है आईने दहशाला किसके शासनकाल में आई, किसने जो है प्रणाली ये जो है स्थायी स्वरूप प्रदान किया इसे, ये आपको आना चाहिए। इसमें क्या व्यवस्था थी, ये भी चीज़, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप आजकल जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, ये जो प्रणाली थी ना, इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन को देखा जाता था, और उसी समय उनके प्रचलित मूल्य का औसत निकालकर उस औसत का 1/3, ध्यान रखेंगे, 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। क्या बताया मैंने? मान लीजिए गेहूं की फसल है। ठीक है। गेहूं की फसल का उत्पादन जो है 10 वर्ष का डेटा निकाला जाता था। कितना, कैसे उत्पादन, उसका जो है औसत एवरेज निकालकर उसका 1/3 हिस्सा जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो ये जो दहशाला प्रणाली होती थी ना, कर का निर्धारण जो है पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उनके प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, लेकिन जो है उसका 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? माल ए हरशाला। क्या कहा जाता था? माल ए हरशाला। तो ये जो दहशाला प्रणाली होती थी ना, ये संपूर्ण राज्य में लागू नहीं होती थी। अब जैसे मैंने जो है आपको बताया था कि संपूर्ण राज्य में तो खेती जो होती है एक समान होती नहीं है, फसल एक समान होती नहीं है, तो एक समान जो है कर प्रणाली कैसे लागू होगी? तो ये केवल ना उन्हीं भागों में लागू की जाती थी जिन क्षेत्रों में जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी। कौन प्रणाली? जाप्ती प्रणाली। अब यहाँ क्वेश्चन ये क्रिएट हो रहा है कि जाप्ती प्रणाली क्या थी? अब देखिए, किसान जब तक कर चुका पाते थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी, यानी कि छीन ली जाती थी, और इसे कहा जाता था जाप्ती प्रणाली।
ठीक है। तो ये दहशाला प्रणाली जो है ना, एक प्रकार की कह लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे कृषक ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। और इस प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के समय ना मुर्शीद कुली खान ने लागू किया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अकबर के काल में तो टोडरमल ने लाया, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में मुर्शीद कुली खान ने इसे लागू किया। ये चीज़ ध्यान रखोगे। अब आइए देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से ना 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों, कृषि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल, यही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि नगद के रूप में कर जो है निश्चित कर दिया। और प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है। तो ये व्यवस्था ना उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी जो है भूमि की निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। और ऐसा निरीक्षण ना गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है। और जो है ना कुछ क्षेत्रों में जो है ये जमींदार इतने शक्तिशाली थे ना कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर ना विद्रोह कर देते थे। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसानों के विद्रोह जो है मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब देखिए आगे की चीज़ें हम जो है अकबर के प्रशासन और अकबर का जो है आईने अकबरी, ये सब जो है चीज़ों को अगले पार्ट में बात करेंगे। आज मैं यहीं जो है इस पार्ट को समाप्त करती हूँ। तो आज हमने जो है मनसब, जागीरदार, जमींदार, जब्त, ठीक है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर प्लीज़ कंसंट्रेट होकर एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, और जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िएगा। और जब भी नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछेगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है और मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, इसका उत्तर देने के लिए, जो भी आपको डाउट रहता है। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपने वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि एज यूजुअल ऐसा होता है ना कि मैं 10 से 10:30 के बीच जो है अपने वीडियोस डाल देती हूँ और आप लोग बिल्कुल देख ही नहीं पाते हो। कहीं मतलब मैं जो है देखती हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो मैं आपको टाइमिंग बता दी हूँ, मैं उस टाइम पे वीडियो डालूंगी ही डालूंगी। तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करके, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी जाती है तो आप प्लीज़ चैनल पर विजिट करके वीडियोज़ को देख लिया करिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।